आप लोग का ये सवाल है कि कोई भी केस में जिसमें कि कोई ऐसा अपराध घटित हो जाता है तो अपराध घटित होने के बाद जो आगे का प्रक्रिया है जिसमें सज़ा होना है या नहीं होना है, तो उसको हम बताने के पहले आप लोग को बताना चाहते हैं कि पहले आप लोग समझिए कि क्रिमिनल केस जो होता है उसको चलता कैसे है, क्या तरीका है, उसको पहले आप लोग नोट कीजिए जानकारी के लिए। सभी लोग क्रिमिनल केस का स्टार्टिंग कैसे होता है उसको पहले समझिए। ये हर आदमी को जानना चाहिए। मतलब अगर आप जिंदा हैं तो आप लोग को जानने की ज़रूरत है कि कोई भी केस जो है वो क्रिमिनल केस चलता कैसे है, शुरू से लेकर लास्ट तक चलता कैसे। आप लोग माइक ऑफ कर दीजिए सब लोग, ताकि सब लोग आसानी से सुन सकें। तो क्रिमिनल केस चलता कैसे है, वो प्रक्रिया क्या है उसको समझिए। क्रिमिनल केस 2-3 तरीके से चलता है। नोट करना चाहिए तो नोट कर लीजिए। पहले मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग माइक ऑफ कर दीजिए, है ना। जिसका भी माइक ऑन है वो ऑफ कर दीजिए। मंगरा जी आपका ऑन है, ऑफ कर दीजिए तो किसी को डिस्टरबेंस नहीं होगा। और इसको नोट कर लीजिए आप लोग, अगर आपके काम आ सकता है, लगता है कि ये काम का चीज़ है, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो क्रिमिनल केस जो है चलता कैसे है, उसके बाद जो आप लोग का सवाल है उस पर हम आएंगे, क्योंकि उसको समझेंगे तब फिर ये समझ पाएंगे आपका जो सवाल है उसको। क्रिमिनल केस जो है चलता है 2-3 तरीके से। एक तरीका है कि अगर अपराध जो है आपराधिक भाषा में अगर हम लोग कहेंगे तो अपराध 2 तरीके से शुरू होता है और 2 तरीके से चलता है। ठीक है, कैसे क्या क्या हो सकता है। एक अपराध होता है जो सामान्य प्रकृति का होता है, अगर आपको हम साधारण भाषा में कहना चाहें। एक अपराध होता है जो सामान्य प्रकृति का होता है। हम बिल्कुल कानूनी भाषा में ना बोल करके सामान्य तरीके से आप लोग बता रहे हैं। एक अपराध जो होता है वो बिल्कुल सामान्य प्रकृति का अपराध होता है, मतलब साधारण प्रकृति का अपराध होता है ना। और एक होता है जो गंभीर प्रकृति, कुछ गंभीर प्रकृति का अपराध होता है ना। आप लोग जानते हैं कि सामान्य का मतलब साधारण और गंभीर का मतलब कुछ मतलब साधारण से कुछ हट करके। तो अगर कोई भी ऐसा गंभीर प्रकृति का अपराध आपके साथ हुआ है या आपके परिवार के साथ हुआ है तो वहाँ FIR होगा। ठीक है, तो FIR का बारे में भी 2-4 बात समझ लीजिए कि जब आप FIR करते हैं तो उसका आप तो कंप्यूटर जनरेटेड हो गया है, आप हाथ से भी लिख के दे सकते हैं। और FIR करने के बाद अगर आपका FIR हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर FIR नहीं होता है तो आप वरीय पदाधिकारी को भी इसकी सूचना दे करके वरीय पदाधिकारी को भी इसका आवेदन दे सकते हैं कि हमारा FIR नहीं लिया जा रहा है। एक तरीका ये है। उसके बाद लिया जाता है तो ठीक है, नहीं लिया जाता तो ठीक है। अगर FIR हो गया तो ठीक है। अगर FIR नहीं होता है आपका, तो एक जो और महत्वपूर्ण प्रावधान है कानून के तहत, जिसको सब लोग नहीं जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं, वो ये है कि अगर आपका FIR थाना में नहीं लिया गया तो आप सीधे सीधे कोर्ट भी जा सकते हैं। और कोर्ट में जो संबंधित मजिस्ट्रेट होगा वहाँ आप आवेदन दे सकते हैं। जो घटना आपके साथ घटी है वही आवेदन आप अपने कोर्ट में दे सकते हैं, आप संबंधित कोर्ट में दे सकते हैं। और संबंधित कोर्ट जो है उस केस में आपका अपराध का संज्ञान लेगा, है ना। और वहाँ भी 2 तरीका है, आपको बता रहे हैं। हालांकि वो तो काफ़ी विस्तार हो जाएगा, लेकिन हम संक्षेप में बता रहे हैं, फिर कभी उसको और विस्तार से बताएंगे प्रक्रिया को। वहाँ भी 2 चीज़ है। चाहे कोर्ट चाहे तो खुद उसका इंक्वायरी करे, या अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं इसको पुलिस के द्वारा इंक्वायरी, उनके द्वारा अनुसंधान किया जाना चाहिए, तो धारा 156(3) CRPC के तहत जो है वो संबंधित थाना को भेज दिया जाएगा कि नहीं इसमें आप FIR लॉन्च कीजिए, FIR दर्ज कीजिए और अनुसंधान कीजिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका पुलिस केस नहीं ले रहा है तो आप संबंधित थाना में भी, संबंधित कोर्ट में जा करके, आपके ज़िले के जो कोर्ट है वहाँ भी जा करके आप कोर्ट में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ रिक्वेस्ट करने के बाद आपका केस को या तो खुद जो है मजिस्ट्रेट, वो ट्रायल मजिस्ट्रेट जो है वो क्या कहते हैं कि इंक्वायरी कर सकता है, या चाहे तो उसको 156(3) CRPC के तहत वो संबंधित थाना को भेज सकता है कि भाई इसमें FIR लॉन्च कीजिए और उसमें जो है क्या बोलते हैं कि अनुसंधान कीजिए। तो कभी कभी आप लोग का जैसे समस्या आता है कि हम पुलिस के पास गए और FIR लॉन्च नहीं हुआ, तो आप वरीय पदाधिकारी को सूचना दीजिए। अगर वहाँ कहने के बाद, वहाँ के डायरेक्शन के बाद भी नहीं हो रहा है तो आप चाहें तो स्वतंत्र हैं, आप कोर्ट में जा करके जो आपके साथ घटना घटी है वही घटना को आप कोर्ट में जा करके ले जा सकते हैं और वहाँ
आपकी आप वकील के माध्यम से या तो स्वयं भी हाजिर होकर के आप अपनी बात को कहेंगे, तो वहाँ या तो कोर्ट खुद भी इंक्वायरी कर सकता है या संबंधित थाना को भेजेगा, भाई इसमें FIR दर्ज कीजिए और इसमें अनुसंधान कीजिए और क्या सच है उसको पता कीजिए। ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद FIR होने के बाद जो है केस जो है वो, जैसे ही कोई केस FIR होता है तो फिर उसको संबंधित जिले के मजिस्ट्रेट के पास, जो उस थाना का मजिस्ट्रेट होता है, वहाँ भेजा जाता है। तो वहाँ जब भेजा जाता है तो फिर वो केस वहाँ से रजिस्टर्ड हो, यहाँ से थाना कांड संख्या दर्ज होकर के जाता है। हर थाना का अपना अपना थाना कांड संख्या होता है। 1 जनवरी से शुरू होता है और वो दिसंबर 31 तारीख तक चलता है। इसमें नंबरिंग पड़ता है, जितना क्रिमिनल केस होता है वो FIR नंबर के हिसाब से थाना कांड संख्या इतना, थाना कांड संख्या इतना, दिनांक इतना, तारीख इतना, ये लगा करके, धारा लगा करके जो फॉर्मेट है उसमें भर करके भेजा जाता है। इस तरह से थाना केस जो है वो थाना में जो आप दर्ज करते हैं उसका कागज़ लगा करके जो आप लिख करके देते हैं या मौखिक रूप से कहते हैं, उसको जो लिखा जाता है वो लग करके फिर संबंधित थाना के माध्यम से वो चला जाता है संबंधित मजिस्ट्रेट के पास। तब आगे का प्रक्रिया क्या होता है, जब संबंधित मजिस्ट्रेट के पास जाता है तो 2 तरीका है, या तो जिसके खिलाफ केस किया गया वो उनको जानकारी हो गया तो वो कोर्ट में हाजिर हो जाएगा। अगर वो जानकारी नहीं है तो पुलिस उसको जानकारी देगा। और इस संदर्भ में आप लोग को बता देना चाहते हैं, अभी नया प्रावधान के तहत कि धारा 41A जो है CRPC में बनाया गया है, जिसमें यह कहा गया है सबको जानना चाहिए, और ख़ास करके जो लोग पुलिस प्रशासन में नहीं हैं उनको इस बात को जानना चाहिए। पुलिस वाले तो जानते ही हैं 41A जो है दंड प्रक्रिया संहिता का, वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि अगर किसी ऐसे केस में जिसमें सज़ा जो है वो IPC में दिखेगा या जो कानून है उसमें दिखेगा, ऐसे केस में जिसमें 7 साल से कम सज़ा का प्रावधान है ना, 7 साल से कम सज़ा का प्रावधान है, वैसे केस में ये अनिवार्य है कि पुलिस जो है वो पहले उसको नोटिस करेगी, जिसके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने कोई अपराध किया है उसको नोटिस करेगी। ये अब कानून बन गया है, 41A का संशोधन हो गया है, और उसमें बिना नोटिस का उसको अरेस्ट कर ही नहीं सकती है पुलिस। ऐसे केसेस में नोट करने वाली बात है। आप सवाल कर सकते हैं पुलिस पदाधिकारी से, या जो भी आपसे बात करेगा उनसे आप कर सकते हैं कि आप इसमें 7 साल का, अगर 7 साल तक के नीचे का अगर कोई है तो उसमें आप बिना 41A का नोटिस का आप अरेस्ट उस व्यक्ति को नहीं कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि 323 का मुकदमा हो या 324 का मुकदमा हो, है ना, आपका दहेज प्रताड़ना का कोई मुकदमा हो, 498A जिसको कहते हैं, एक उदाहरण आपको बता रहे हैं। तो ऐसे केसेस में पुलिस जो है 41A का नोटिस देगी तभी आपको अरेस्ट कर सकती है, उसके पहले अरेस्ट नहीं कर सकती है ना। अब हम थोड़ा आगे जल्दी बढ़ेंगे। तो अगर वो नोटिस मिला या उसको जानकारी हुआ तो जाएगा पुलिस, वो जाएगा कहाँ पर जाएगा, वो चला जाएगा कोर्ट चला जाएगा वो आदमी। अब यहाँ 2-3 चीज़ और नोट कर लीजिए आप लोग। जब वो कोर्ट जाता है तो उसके पास 2-3 विकल्प है। एक विकल्प ये है कि वैसे मामले में जो गंभीर प्रकृति के अपराध हैं, वैसे मामले में वो जो है वो एंटीसेप्टरी बेल फाइल कर सकता है। सेक्शन 438 जो है वो CRPC के तहत जो है वो एंटीसेप्टरी बेल फाइल कर सकता है। एंटीसेप्टरी बेल वो होता है जिसको हम लोग बाहर बेल बोलते हैं। आपको कोर्ट में जाना भी नहीं पड़ा, जेल भी नहीं जाना पड़ा, और बाहर आपने बेल करा लिया, तो इसको एंटीसेप्टरी अग्रिम जमानत बोलते हैं। तो वहाँ ये हो सकता है, हो गया, ठीक है। अगर वहाँ नहीं हुआ तो अंततः अगर आपको ये एंटीसेप्टरी बेल जो है वो जिला कोर्ट में और हाई कोर्ट में होता है फाइल। तो अगर हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ, बेल नहीं हुआ, तो फिर आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। नोटिस के बाद भी अगर आप FIR नहीं होते हैं, हाजिर नहीं होते हैं, तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, और पुलिस जब पकड़ के ले जाएगी तो फिर आपको जेल भेज देगी, है ना। जेल भेज देगी तो फिर आपको बेल कराना होगा, जेल में रह करके फिर बेल कराना होगा। चलिए, बेल हो गया। अब केस में आदमी जो है हाजिर हो गया, अगर हाजिर नहीं होता है तब पुलिस क्या करती है, उसमें पहले सम्मन निकाला जाएगा कोर्ट के द्वारा भी, उसके बाद फिर उसमें बेलेबल वारंट निकाला जाएगा, जमानती अधिपत्र निकाला जाएगा, बेलेबल वारंट बोलते हैं। फिर उसके बाद बेलेबल वारंट होने के बाद भी, अगर बेलेबल वारंट के बाद भी आदमी हाजिर नहीं होता है तो नॉन बेलेबल वारंट निकाला जाता है कोर्ट के द्वारा।
नॉन अवेलेबल वारंट निकालने के बाद भी अगर वो आदमी नहीं आ रहा है तो उसके ऊपर जो है इश्तिहार निकाला जाता है। 82 का प्रावधान है, उसके तहत इश्तिहार निकाला जाता है। और इश्तिहार निकालने के बाद भी अगर 1 महीना के बाद, 1 महीना के अंदर में 1 महीना बीत जाने के बाद भी नहीं आता है, तब फिर 83 CRPC के तहत उसका जो है संपत्ति को जो है वो कुर्की किया जाता है ना। और कुर्की करने के बाद भी अगर वो आदमी नहीं आता है तो उसका ट्रायल, उसका जो है उसका केस आगे बढ़ जाता है। और अभी नया संशोधन आ गया है कि अगर वो आदमी हाजिर नहीं भी है तब भी उसके खिलाफ में गवाही चलेगी। उस पर आगे हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि फिर एक अलग चैप्टर हो जाएगा। तो अगर वो अपीयर हो गया तो ठीक है, नहीं अपीयर हुआ तो इतना प्रोसेस किया जाता है उस आदमी के खिलाफ जो हाजिर नहीं होता है ना। तो अभी हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, शॉर्ट में हम लेके चल रहे हैं। यहाँ हो गया, उसके बाद अपीयर होने के बाद वो कोर्ट में अपीयर हो गया, केस चल रहा है। तब जैसे ही कोर्ट में हाजिर होता है तो 2 चीज़ होगा, या तो उसको अभियोग का सारांश सुनाया जाएगा, मतलब अपराध का मोटा मोटी एक्सप्लेन किया जाएगा कि आपके ऊपर ये अपराध है, आप क्या कहना चाहते हैं। या आपके खिलाफ में अगर वो थोड़ा सा गंभीर प्रकृति का अपराध है, जैसे 379 चोरी का अपराध है, तो या आपका दहेज प्रताड़ना का अपराध है 498A का, तो आपको जो है चार्ज, आपके ऊपर चार्ज फ्रेम किया जाएगा। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ज फ्रेम करना और सब्सटेंस होना, जिसको हम लोग अभियोग का सारांश सुनाया जाना बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें सबसे पहले ये नेचुरल जस्टिस का नियम है कि हमको पहले बताया जाए कि मेरे ऊपर क्या आरोप है, मेरे ऊपर क्या इल्ज़ाम लगा हुआ है। तो यहीं पर सबसे पहले बताया जाता है। यहाँ से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ तक अभी गवाह का कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ अभी केस में गवाही का कोई मतलब नहीं। गवाह आप केस किए हैं और आपके खिलाफ आप जो है कोर्ट में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, यहाँ कोई मतलब नहीं है, साक्षी का, विटनेस का कोई मतलब नहीं है। यहाँ जैसे केस चार्ज हो जाता है या उसके खिलाफ में अभियोग का सारांश सुनाया जाता है कि आपके ऊपर इन धाराओं के तहत ऐसा ऐसा अपराध करने का आपके ऊपर आरोप है ना, आप क्या कहना चाहते हैं, तब वो आदमी बताता है कि हम निर्दोष हैं, दोषी हैं। उसको चार्ज सुनाया जाता है, पढ़ करके बताया जाता है, जज साहब उसको बताते हैं कि आपके ऊपर ऐसा ऐसा आरोप है, आप क्या कहना चाहते हैं। तो अगर वो कहता है कि हाँ हमने किया है तो उसका अलग प्रक्रिया है। अगर वो नहीं किया बोलता है तब फिर केस को कहा जाता है कि हाँ चार्ज हो गया या सब्सटेंस हो गया, अब केस आगे बढ़ेगा। अब जैसे ही केस चार्ज हो जाता है, एक उदाहरण के तौर पर कि 498 का केस में या 376 जो रेप का केस है या 302 का केस में जैसे ही केस चार्ज हो गया, अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अब जो गवाह देने वाला है, जिसके साथ घटना घटा है या जिन्होंने घटना को देखा है या सुना भी है ना, इसमें गौर करने वाली बात है, देखा है या तो सुना है ना, या तो उनको किसी तरह से आभास हुआ है, जानकारी कहीं से भी प्राप्त हुआ है ना, तो इन लोगों को गवाही के तौर पर उनका नाम डाला जाता है। इसको थोड़ा सा और पीछे ले जा रहे हैं। ये नाम कब आता है, जब चार्जशीट फाइल किया जाता है, जिस समय है ना आरोप पत्र समर्पित किया जाता है, जांच पड़ताल अनुसंधान करने के बाद कि ये पता चलता है कि अमुक व्यक्ति के द्वारा अमुक व्यक्ति के द्वारा ये अपराध कारित किया गया है, तो उसके खिलाफ में आरोप पत्र दाखिल किया जाता है। जब आरोप पत्र दाखिल किया जाता है तो वहीं पर किसके द्वारा अपराध किया गया ये, उसके साथ साथ कौन सा अपराध किया गया है ये, और उसके साथ साथ इनका गवाह कौन है, किनके द्वारा इसको देखा गया या सुना गया, उनके जानकारी में इनको गवाह बनाया जाता है। तो जिसको विटनेस का लिस्ट में रखा जाता है, गवाह का सूची में रखा जाता है, उनको गवाही देने के लिए आना होता है। इस बात को ध्यान रखिए आप लोग। इसीलिए इम्पोर्टेंट बात यह है किसी के मामले में भी जानकारी के लिए सार्वजनिक रूप से ये सबको जानना चाहिए कि जब आप गवाह का लिस्ट बनवा रहे हैं या जब आपका गवाही होता है, तो एक बहुत मार्केबल बात या इम्पोर्टेंट बात आप लोग को बता रहे हैं। जैसे ही कोई घटना घटता है तो आपके साथ जो घटना घटा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस घटना को किसने एकदम अपने आंखों से देखा है, जो इसको हम लोग बोलते हैं चश्मदीद गवाह। किसने घटना को अपने आंखों से देखा है या घटना को सुना है या उनके जानकारी में है, उनको सबसे पहले ऐसे लोगों को गवाह बनाइए जो वास्तव में घटना को देखा है। कभी कभी कैसा होता है, ऐसा भी होता है कि घटना ऐसा जगह होता है कि कम लोग देखते हैं, या कभी कभी एक ही आदमी के साथ होता है। मान लीजिए आप रास्ता में जा रहे हैं और आपके साथ घटना घट गया, तो आप अकेले हैं, तो कोई देखा नहीं, तो आप घर के लोगों को बताइए, जिनको भी आपने बताया
तो उनको भी गवाह बनाइए। और जो जो लोग देखे वो तो गवाह रहेंगे। अगर कोई राह चलते हुए किसी ने देखा और वो आपका परिचित है या नहीं भी परिचित है, उन्होंने देखा, आप उनको गवाह बना सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है। और एक बात बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, केस डायरी। चार्जशीट के साथ साथ केस डायरी। केस डायरी क्या होता है, जैसे ही चार्जशीट देने का बात होता है तो चार्जशीट दिया जाता है केस डायरी के आधार पर। किस गवाह ने क्या कहा, घटना के बारे में क्या क्या बातें कही, है ना, उस बात को डायरी में मेंशन किया जाता है, नाम ओपन करके, किसके द्वारा कौन सी क्या बात कही गई है, वो डायरी का पार्ट होता है। डायरी में वो बात लिखा जाता है ना। और वो बात जो लिखा जाता है उसको कोर्ट में भी देखा जाता है ना। उसी के आधार पर गवाही भी होती है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे बड़ा बात यह है, नोट करने वाली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको हमको लगता है सभी नागरिकों को जानना चाहिए, वो ये है ना, जानकारी के तौर पर बता रहे हैं इसको, कि जैसे ही आपका कोई घटना घटती है तो आपको ऐसे लोगों को गवाह बनाना है जो वास्तव में घटना को देखा है, सुना है या उनकी जानकारी में है। तो आप गवाह का चयन करते समय ही सावधान हो जाइए। पहला ही हम लोग मिस्टेक करते हैं, क्या हमारे बोलते हैं किसी को गवाही दे बना देते हैं ना, ऐसा नहीं। घटना जो देखा ही नहीं वो क्या गवाही देगा। इसीलिए डायरी में, चार्जशीट में वैसे लोगों का नाम एंट्री कराना चाहिए जो वास्तव में घटना को देखा हो। पहला मिस्टेक हम लोग वही गलती करते हैं कि हम इसको नहीं गवाह बनाते हैं। और पुलिस के द्वारा भी कभी कभी जाने अनजाने ये चूक हो जाती है कि वो किसी को भी गवाह बना देता है। तो वहाँ आपको सावधान रहना कि नहीं नहीं नहीं, गवाह आप कैसे अपने से बनाइए, गवाह से आप बयान लीजिए। और कभी कभी कहना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी चूक क्या होता है कि पुलिस जो है, कभी कभी, मैक्सिमम केस में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कभी कभी पुलिस जो है वो बिना गवाही लिए ही कभी कभी नाम एंट्री कर देती है। तो हम नहीं कहेंगे कि बिना नाम लिए, हम तो ये मान के चलता है, कोर्ट ये मान के चलता है कि सबका गवाही लेकर ही गवाही किया गया हो। लेकिन आप लोग को ये हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर जब गवाही हो रही है तो जब गवाह का नाम लिखा जा रहा हो तो गवाह से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने घटना को किस तरीके से देखा है, कैसे देखा है। मतलब कहने का मतलब ये बहुत गहराई की बात हो जाएगा, लेकिन उन्होंने क्या देखा है, किसके द्वारा मारते हुए, किस चीज से मारते हुए, है ना, कैसे घटना को घटना को कैसे घटते हुए उन्होंने देखा है। ये सब चीज़ आना चाहिए। लगे बहुत गहराई की बात है, लेकिन वो इतना कम से कम उनको बताना चाहिए पुलिस को। और पुलिस को भी उसी तरह से डायरी में लिखा जाना चाहिए जिस तरह से घटना का वर्णन उसके द्वारा किया जा रहा है। इसका फायदा या नुकसान क्या होता है कि जब अब हम गवाही के पर आ रहे हैं कि जब वो गवाही देने के लिए वो पार्टी आता है जिसका नाम है सूची में, वो जब आता है तो कभी कभी ऐसे लोगों को गवाह बनाया जाता है कि जो गांव का क्या होता है कि किसी भी मानिंद आदमी है तो चलो उस कोई नहीं दिख रहा है तो चलिए हमको 4-5 तो गवाह देना है, तो ABCD किसी को गवाह बना दिए। अब वो आदमी क्या होता है, जब उसका नोटिस जाता है कोर्ट के द्वारा तो वो कहता है कि हम तो थे ही नहीं, हमको कैसे बना दिया, पुलिस ने उसका नाम डाल दिया। वो बोलता है कह रहे हम तो थे ही नहीं, मेरा नाम किसे डाल दिया। ठीक है, चला जाता है। तब वो कहता है कि हम तो घटना के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, हमको तो कभी पुलिस पूछताछ किया ही नहीं है, तो हम क्या बताएंगे। तो उस वैसे स्थिति में उसका वैल्यू जो है वो एकदम ख़त्म हो जाता है ना। पूरी तरह से हम तो नहीं कहेंगे, बहुत टेक्निकल बात हो जाएगी उधर, है ना, लेकिन हम मोटा मोटी शब्द में कह सकते हैं कि उनका जो एविडेंसरी वैल्यू जिसको हम लोग कहते हैं, उनका जो साक्ष्य का महत्व है वो कम हो जाता है या नगण्य के तौर पर हो जाता है ना। उसका बहुत महत्व नहीं रह जाता है। जो घटना के बारे में कोई जानता ही नहीं उसका हम क्या उसका वैल्यू लगाएगा। कोई भी मजिस्ट्रेट या कोई भी जज उसका कोई वैल्यू लगा नहीं सकता, तो वो बेकार हो जाता है। दूसरा चीज़ क्या होता है कि जो आदमी घटना को देखा है, अगर उसको उसी तरह से डायरी में लिखा गया हो जैसे उन्होंने देखा है, तो उनको घटना जो है वो दिखता है आँख के सामने, है ना। अगर उन्होंने जैसा देखा उसके तरह अगर डायरी लिखा गया है तो उसको अगर एक बार क्या बोलते हैं कि गवाही देने से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, गवाही देने से पहले उसमें अगर डायरी आप लोग निकाल लेते हैं कोर्ट से, और जैसे जैसे उन्होंने गवाही दिया है उसको अगर एक बार आप लोग याद करवा देते हैं या उसको बता देते हैं या उनको एक बार रिफ्रेश करा देते हैं उसके मेमोरी को उनको, तो हम इसी तरह से अपना घटना को बोले थे और इसी तरह से घटना घटा था, और वो बताता है कि हाँ भाई घटना तो लगभग इसी तरह से था, उसके जानकारी में आ जाता है, तो फिर वो इसी तरह से अपना गवाही देगा। ठीक है, तो यहाँ सावधानी रखना है।
और दूसरा सावधानी ये रखना है सब लोगों को कि गवाह को हम लोग क्या करते हैं कि गवाही देने जब कोई जाता है तो गवाही देने जाने के पहले हम उसको ट्रेंड नहीं करते हैं, उनको कोई जानकारी नहीं देते हैं और अचानक उसको गवाह के सामने ये पहुंचा देते हैं, कोर्ट में पहुंचा देते हैं। और वहाँ क्या होता है कि वहाँ जो वकील होता है वो अपने बचाव में, जो उसका आपका विपक्षी वकील होगा वो उसको बचाने में लगा रहता है, तो वो कुछ भी सवाल पूछ सकता है, उसको राइट है, कुछ भी सवाल पूछ सकता है कि घटना कौन दिन घटी है, घटना का स्थल क्या है, आपने घटना को देखा था कि नहीं देखा था, कैसे मारा था, क्या चीज़ से मारा था, कितना चोट लगा था, आपको कब जानकारी हुई, है ना, दिन तारीख क्या था, समय क्या था, है ना, और कौन कौन लोग थे वहाँ, ये है ना, बहुत सारा तमाम सवाल वो उठा सकता है। तो अगर उसको गवाही देने से पहले कोई भी केस हो, रेप का केस हो या मर्डर का केस हो या कोई भी केस हो, अगर गवाही देने से पहले उस आदमी को ये बता दिया जाए, उस गवाह को ये बता दिया जाए कि आपने इस तरह से घटना को बताया है और जैसा आपने बताया है उसी तरह से आपको घटना को कोर्ट में बताना है, और आपको एकदम याद हो जाए, जो गवाह देने वाला उसको अगर याद हो जाए तो आपका बात को काटा नहीं जाएगा। और जब आपका बात को काटा नहीं जाएगा कोर्ट में, तो निश्चित मान के चलिए कि अगर वो घटना सत्य है, कोर्ट ये पाता है कि वो घटना सत्य है, वास्तव में घटा है और गवाही भी जो दिया गया है वो भी सपोर्ट कर रहा है, तो उस केस में सजा होने का 100% चांस रहता है। लेकिन अगर उसके विपरीत जो घटना घटा है उसको सपोर्ट में गवाही देने के लिए आप आ रहे हैं, जो लोग गवाह देने आ रहे हैं वो घटना को ठीक तरह से सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक तरह से कोर्ट में नहीं रखेंगे, तो जो भी मजिस्ट्रेट होगा, जज होगा, उनको ये लगता है कि घटना जो है इस तरह से नहीं घटी है। एक गवाह कुछ और कह रहा है, दूसरा गवाह कुछ और कह रहा है, तीसरा गवाह कुछ और कह रहा है। मान लीजिए घटना घटा 4 बजे का शाम का, मारपीट का घटना है, आप बता रहे कि 4 बजे शाम को घटना घटा, दूसरा गवाह जो बोलता है नहीं 8 बजे रात को घटना घटा था, चौथा आता है बोलता है कि नहीं ये घटना तो सुबह सुबह घटा था, है ना। ये होता, एक आदमी बोल रहे हैं, मान लीजिए 3 आदमी देखे हैं, एक आदमी बोल रहा है कि नहीं सबसे पहले जो है राम नाम का आदमी वो मारा, दूसरा आदमी आके बोल रहा है कि राम नहीं, वो बोल रहा है कि नहीं रमेश राम का आदमी था, वो आकर के पहले लाठी से मारा, उसके बाद बाकी लोग आए। तो इस तरह का जहाँ कहीं भी ऐसा सवाल ऐसा आए जिसमें कि कोर्ट ये देखता है कि इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब विरोधाभास है ना, बातों में आपस में कोई तालमेल नहीं है, एक कुछ और बोल रहा है, जिसके साथ घटना घटा है वो कुछ और बोल रहा है, उसके गवाह जो है उसके विपरीत जा रहे हैं या कुछ और बोल रहे हैं, तो कोर्ट जो है सबूत के आधार पर होता है। घटना कितना ही सत्य हो, अगर वो सबूत नहीं है उनके पास तो कोर्ट उस पर जो है वो सजा नहीं दे सकती है और उसको रिहा किया जाएगा। ठीक है, तो ये किसी केस को प्रूव करने का। हाँ, अब ये हो गया, अब गवाही हो गया। तो जैसे हमने कहा कि प्रक्रिया गवाही का हो गया, इतना इस दौरान में हम लोग को आपको गवाही बता दिया। अब जैसे ही गवाही हो गया, गवाही होने के बाद अगला प्रक्रिया क्या होता है कि विपक्षी पक्ष को, मतलब जिसके खिलाफ में केस हुआ है, उसको भी ये राइट होता है कि अपने बचाव में वो गवाही दे सकता है, चाहे वो कागज के माध्यम से या चाहे मौखिक जो है वो अपने बचाव में गवाही दे सकता है। गवाही हो गया, इधर से भी गवाही हो गया, उधर से भी गवाही हो गया। उसके बाद दोनों केस में आपके तरफ से जो है सरकारी वकील जो है केस लड़ता है। सरकारी वकील जो है, जो केस होता है पुलिस के पास, उस केस में सरकारी वकील केस लड़ता है। आपका केस में फिर सरकारी वकील ही गवाही कराता है, और उस केस में गवाही कराने के बाद पुलिस क्या बोलते हैं कि बहस भी जो है वो सरकारी वकील करता है, और उसके बाद फिर बहस प्राइवेट वकील करेगा जो उसको बचाने वाला होता है। बहस होती है और उसके बाद जो है उसमें निर्णय किया जाता है, फैसला किया जाता है ना, कि क्या सत्य है नहीं है, कितना सपोर्ट कर रहा है, गवाह नहीं कर रहा है। उसके आधार पर गवाही के आधार पर जो है कोर्ट निर्णय करता है, तमाम चीज़ों को देख करके, है ना, घटना का पूरा गवाही और तमाम दस्तावेज और भी चीज़ों को देख करके एविडेंस के आधार पर ये कोर्ट पहुंचती है और उस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि जो गवाही है और तमाम चीज़ें हैं वो क्या इस लेवल पर हैं कि मतलब युक्तियुक्त संदेह से परे, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, संदेह करने को कोई जगह नहीं है, वास्तव में घटना घटा है, संदेह का कोई जगह नहीं है। और डिफेंस का जो होता है, जो बचाव पक्ष का वकील होता है, वो इसी फिराक में रहता है, यही वो करने का प्रयास करता है कि जो है वो
उसमें संदेह पैदा करने का प्रयास करता है कि नहीं कोई ना कोई ऐसा संदेह पैदा कर दें जिससे कि जो है सामने वाला जो बचाव पक्ष का या जो जिसने घटना कारित किया है वो बच के निकल जाए। तो डिफेंस का काम, जो बचाव पक्ष का वकील होता है उसका काम रहता है उसमें, उसका वो जो है वो प्रयास करता है कि उसमें संदेह पैदा करे। और जो प्रोसिक्यूशन का पार्टी होता है, जो सरकारी वकील होता है, जो आपके तरफ से जो विक्टिम पक्ष है या पीड़ित पक्ष है उसके तरफ से जो लड़ता है, उसका प्रयास रहता है कि इसमें हम ऐसा केस को खड़ा करें कि इसमें जज साहब को, मजिस्ट्रेट साहब को संदेह करने का कोई जगह ही ना रहे। तो उसके लिए जरूरी है कि आपका गवाही सही से हो, आपका जो गवाह लोग हैं वो सही से दें, जो विक्टिम है, जो जिसके साथ घटना घटी है वो सही से दें और इसको बाकायदे तैयारी के साथ हों, तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आ सकता है। यही मेरा इस पर मतलब आम लोगों को जानकारी देने के लिए यही मेरा आप लोग से कहना है। सभी नागरिकों को ये जाना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। और कुछ सवाल? एक बात जो आप बोले कि गरीबी के बात बोल रहे थे आप, तो गरीबी स्थिति में जो है वो आप अगर खुद सक्षम नहीं है कोर्ट में केस करने के लिए, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकार बना हुआ है हर जगह। हर जिला में जिला विधिक सेवा प्राधिकार है, जहाँ पे एसटी लोगों का और भी लोग हैं, जहाँ पर एसटी लोगों को मुफ्त में जो है यहाँ से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ने के लिए जो है फ्री में अधिवक्ता दिया जाता है, फ्री में वकील दिया जाता है। ये भी आप लोग को जानकारी होना चाहिए। और भी वर्ग को दिया जाता है, लेकिन आपको एसटी वर्ग को हम बता रहे हैं कि एसटी वर्ग को फ्री में अधिवक्ता दिया जाना है। उसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं चुकाना पड़ेगा, आपका केस फ्री में वकील लड़ेगा। उसका पेमेंट जो है गवर्नमेंट के द्वारा डीएलएसए के माध्यम से पेमेंट कराया जाता है, कहीं कोई पैसा की जरूरत नहीं है। और वही बात बोले आपको कि जो है आपका अगर बात नहीं सुना जा रहा है तो आपके पास, आप स्वतंत्र हैं, आप जाइए, आप जो है मजिस्ट्रेट के पास आपका बात को सुना जाएगा और उसके बाद मजिस्ट्रेट चाहे तो खुद इंक्वायरी करेंगे या तो फिर थाना में FIR करने और अनुसंधान करने के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन? ठीक है सर, लेकिन जब तक तो काफ़ी लेट हो जाएगी। जैसे हमें सिर में चोट लग गई और हमें इलाज कराना जरूरी है। जहाँ भी जाते हैं हॉस्पिटल में जाएंगे, इलाज हम अपना बताते हैं तो ये इलाज वो करते नहीं कि पुलिस को बुलाते, पुलिस नहीं, ये तो हम आप इस बात को कोर्ट में रख सकते हैं। इस बात को आप कोर्ट में रख सकते हैं या वरीय पदाधिकारी को जानकारी दे सकते हैं। हालांकि नियम ये है कि आप जो है इनकार नहीं कर सकता किसी को, है ना। जरूरी नहीं है रह गया आपकी एकदम पुलिस FIR होगा, पुलिस होगा तभी होगा, ऐसे भी आप करा सकते हैं, इसके लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, कानूनी तौर पर आपको बता रहे हैं कि कानून यही है कि नाबालिग कोई अगर लड़की है तो उसका सहमति भी कोई मतलब नहीं रखता है कि वो सहमति से किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है ना, उसका कोई लीगल वैल्यू नहीं है। नाबालिग लड़की को सहमति से भी शारीरिक संबंध बनाने का कोई अधिकार नहीं है ना। तो उसके खिलाफ अगर आप केस करना चाहेंगे तभी तो होगा, अगर आप केस ही नहीं करना चाहेंगे तो फिर क्या होगा, नहीं कुछ होगा।